नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी की स्थापित और प्रतिष्ठित लेखिका आशा पांडे जी की लिखी हुई कहानी अपनों के बीच। तो प्रस्तुत है कहानी अपनों के बीच। गर्मी में झुलसता मई का महीना, जीवन मरण के बीच झूलती अम्मा। सबको खबर कर दी गई थी कि अम्मा अब नहीं बचेंगी। ये शायद उनकी अंतिम बीमारी होगी। बेटे एवं बहू सभी अलग अलग शहरों से आकर इकट्ठा हुए हैं। अम्मा की ख्वाहिश थी कि अंतिम सांस अपने पुरखों के पुश्तैनी मकान में लें, इसलिए कुछ दिन पहले उन्हें गांव पहुंचा दिया गया। तबीयत अधिक बिगड़ी तो परिवार के अन्य लोग भी आ गए हैं। ना डॉक्टर, ना अस्पताल, ना कोई दवा। मौत की आहट से चौकन्ना ठेल ठेल कर बीतता हुआ एक एक दिन। जिस खटिया पर अम्मा को लिटाया गया है वो तनिक गहरी है। अम्मा खटिया में धंस सी गई हैं। घर के लोगों के साथ साथ गांव की महिलाएं भी अम्मा को घेरे बैठी हैं। किसी को कोई बहुत ज़रूरी काम याद आ भी जा रहा है तो वो घर जाकर जल्दी से उस काम को निपटा कर लौटी आ रही है। अंतिम दर्शन की बेला, न जाने कब अम्मा के प्राण प्रखेरु उड़ जाएं। वहाँ एकत्र कुछ महिलाएं अम्मा के स्वभाव का बखान कर रही हैं तो कुछ अम्मा के भाग्य को सराह रही हैं। भगवान ऐसे ही पूत सबको दें। पुश्तैनी मकान तर गया। जहाँ ब्याह कर डोली आई वहीं से अर्थी उठे। क्या ये कम भाग्य की बात है? और ये सब किया बेटों ने। ये गांव तो कब का छूट गया था अम्मा से। लायक बेटे थे जो बात मान कर यहाँ ले आए, नहीं तो डपट कर बैठा देते वहीं कि अब कौन लाद कर तुम्हें गांव पहुँचाए। और क्या इतना बड़ा परिवार, अंतिम बेला में सब साथ। अम्मा की इच्छा का इतना ध्यान। अम्मा असक्त हैं किंतु सबकी बातें सुन समझ रही हैं। उनके चेहरे के भाव विचित्र हैं, कुछ जाने कुछ अनजाने। जीवन से गहरी निराशा उनकी आंखों से छन छन कर बाहर बही आ रही है, जैसे कहना चाह रही हूँ कि जिंदगी से थक कर दम तो मैंने कब का तोड़ दिया था, अब तो यहाँ सिर्फ सांसें छूटेंगी। बारी बारी से वे सबके चेहरे को टोह रही हैं। सब अम्मा को ताक रहे हैं, ना जाने कब किससे क्या कह दें। मधुरा की माँ अम्मा की खटिया की पाटी पकड़े बैठी हैं। उनका अपना दुख है। भरी जवानी में बेटी विधवा हो गई। भगवान ने इतनी सी उम्र में क्या न दिखाया बेचारी को। बीमार पति को इलाज के लिए शहर ले जा रही थी। कहने को तो बेटा साथ में था, पर 10 साल की छोटी उम्र, उसका क्या सहारा। बैठने के लिए गाड़ी में सीट भी नहीं मिली थी। वहीं संडास के सामने ज़मीन में एक और पति को लिटाकर खुद भी बेटे के साथ बैठ गई। आधा रास्ता भी नहीं पार हुआ था कि पति के प्राण पखेरु उड़ गए। करेजा कड़ा करके मुंह पर चादर उड़ा दी। बेटा समझ गया, रोने लगा। मधुरा ने बेटे का मुंह दबा दिया। चुप रहो बेटा, रोगे तो सब जान जाएंगे कि तुम्हारे पापा मर गए हैं। लाश पुलिस उठा ले जाएगी, चीर फाड़ करेगी। देखो मैं नहीं रो रही हूँ, अगले स्टेशन पर उतर कर गाँव लौट चलेंगे। 10 बरस का बेटा, कितनी समझ उसकी, लेकिन माँ की बात मानकर आंसू पोंछ लिया। दोनों माँ बेटे लाश लेकर घर आ गए। इतनी देर से भीतर ही भीतर आंसू सूखे बैठी थी मधुरा, पर घर पहुँचते ही छाती पीट पीट कर सिर पटक पटक कर रोई। पर क्या होता है रोने से, जाने वाला तो चला ही गया। किस्मत की बात है, जाना मुझे चाहिए था, चला गया दामाद। पता नहीं मेरा कागज़ भगवान के घर में कहाँ खो गया है कि बुलावा ही नहीं आ रहा है। बेटा खोई, दामाद खोई, अभी भी जी रही हूँ। ना जाने अब और क्या देखना बता है। अम्मा का भाग देखो, बेटी बहू सबका अहिबात अमर है, सबकी कोख हरी है। ये सब अपनी अपनी करनी, अपनी अपनी किस्मत का फल है। मधुरा की माँ आंचल के कोर से अपनी आंखें पोंछे जा रही हैं। सोना की काकी मधुरा की माँ के बगल में ही बैठी हैं। सच कहती हो बहन, करम करम की बात है। हमारी पतोह हमें सेंटती तक नहीं। यहाँ देखो तो पतोह जी जान से सेवा टहल कर रही हैं, एक माखी तक मुंह पर भिनकने नहीं पाती। बोलते बोलते सोना की काकी अम्मा के ऊपर भिनभिना रही मक्खियों को पंखी से उड़ा दी। क्या करे कोई, गर्मी के महीनों में गांव देहात में मक्खियाँ बहुत हो जाती हैं। सुनैना सोच रही है शाम को बाजार से मच्छरदानी मंगा लेगी, अम्मा को मक्खियों से कुछ राहत मिल जाएगी। दोपहर उतरने लगी है, अम्मा को नींद आ गई है। गांव की महिलाएं एक एक करके अपने अपने घर जा चुकी हैं। सुनैना कुछ देर अम्मा के पास बैठती है। उसका मन तड़प रहा है। अम्मा की मौत का तमाशा, न डॉक्टर न दवाइयाँ, बस मौत का इंतज़ार। अम्मा ने कहा गांव पहुंचा दो, सबने झट मान लिया। ये कैसी भाग्य है, इन्हें तो इस समय गहन चिकित्सा कक्ष में होना चाहिए, डॉक्टरों के बीच।
जीवन रक्षक यंत्रों और दवाइयों के बीच। मौत को आना है, आएगी, लेकिन इस तरह से गर्मी में छटपटाती तो ना अम्मा। ऊपर से गांव की महिलाएं अम्मा का भाग्य सराह रही हैं। सुनैना के दिल में अंधेरा फैलता जा रहा है। रात में लालटेन जलाकर अम्मा के कमरे में रख दी गई। बहुत दिनों बाद अम्मा के सभी बच्चे इकट्ठा हुए थे। मिलजुल कर हंसते बतियाते सबने भोजन किया। अंत में अम्मा के लिए पानी और दूध लेकर अम्मा जी की बहुएं तथा सुनैना अम्मा के कमरे में गईं। अम्मा को जगाया। अम्मा ने बड़ी धीमी आवाज़ में पूछा, सब लोग खा लिए? हाँ। क्या बना था? आलू की कचौड़ी और सब्जी। मुझे नहीं खिलाया? छटपटा गई सुनैना। संभल कर बोली, अम्मा तुम ठीक से पानी और जूस तो पी नहीं पाती हो, कचौड़ी कैसे खाती? लो दूध पियो। अम्मा चुपचाप बेमन से 2-4 घूंट दूध पी लीं। खटिया के तल से चिपकी अम्मा एक रात और बिता गईं। भोर की किरण अभी पूरी तरह फूटी भी न थी कि गो गो करती अम्मा की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। एक एक करके सब भागे अम्मा के कमरे में। अम्मा उल्टा ब्लाउज पहन रखी हैं। कल शाम तक तो ऐसा नहीं था, तो क्या रात में अम्मा ब्लाउज उतार कर फिर से पहनी? हाथ उठाने तक में तो असमर्थ हैं, कैसे उठी होंगी रात में? शायद बहुत गर्मी लगी होगी रात में। लोटे का पानी भी पूरा खाली है। अम्मा ने किसी को आवाज़ क्यों नहीं दी? क्या अम्मा की आवाज़ नींद में पड़े लोगों को सुनाई ही नहीं दी? अम्मा कितनी बेचैनी महसूस की होंगी। बेटे बहू सकते में हैं। सबको अपने पास देख अम्मा कुछ कह रही हैं, पर साफ साफ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ देर सुनने के बाद ऐसा लगा कि अम्मा शायद चाय मांग रही हैं। चाय बनकर अम्मा के पास लाई गई। उन्हें पिलाने का प्रयास किया जाने लगा। उन्होंने खुद चाय पीने से इनकार किया तथा बेटों को चाय देने का इशारा किया। सुनैना की आंखें भर आईं। तो बेटों के लिए परेशान थी अम्मा। अम्मा के मुंह में भी चाय डाली गई, पर घूंट भर भी चाय अम्मा न निकल सकी। सब निकल कर बाहर आ गई। मधुरा की माँ का कहना है कि अब क्यों बाट जोहते हो, मौत एक कदम और नज़दीक आ गई है। उतारो इन्हें खटिया से नीचे, आंगन लिपवा कर वहीं लिटा दो, कुछ धर्म कर्म करवाओ। सुनैना तड़प उठी। आंगन में कितनी गर्म हवा लग रही है, वहाँ तो अम्मा की तबीयत और ख़राब हो जाएगी। का बिटिया, माया मोह छोड़ो, अब और क्या तबीयत खराब होगी। अब जो होना था सो हो चुका। तुम्हारी माँ लक्ष्मी थी, अब चली अपने धाम। अब का गर्म हवा का ठंडी हवा, सब बराबर। कुछ भी बोलती हो काकी, अम्मा अभी जीवित हैं, जीते जी मार डालोगी उन्हें। ऐसे ही होता है बेटा, घटका लग चुका है, उल्टी सांस शुरू है, बस घंटा 2 घंटा और। इतनी उम्र यही सब देखने सुनने बीती है, आभास लग जाता है बेटा। अपनी बात को वजनदार बनाकर गर्व से चमकती आंखों को घुमाते हुए मधुरा की माँ ने अपनी बात पूरी की। उनके अनुभव का सुनैना पर कितना असर पड़ा ये तो नहीं पता, किंतु सुनैना ने अम्मा को चारपाई से नीचे नहीं उतारने दिया। ऊबड़ खाबड़ जमीन, सिर्फ दरी पर, रत्ती भर मांस शरीर पर नहीं बचा है। किसके सहारे सह पाएंगी अम्मा जमीन का इतना कड़कपन? सूरज की अम्मा को अलग ही चिंता सता रही है। सुनैना की ओर खिसकते हुए उन्होंने बड़े धीरे से पूछा, कुछ लेन देन बता पाई कि नहीं? मतलब? अरे यही कि किसी को कुछ उधार पाती दी हो तो। एक दीर्घ निश्वास ली सुनैना ने। मन में आया कि कह दे, हाँ बताई है, तुम्हारा ही नाम बताई है कि सूरज की अम्मा को 10,000 रुपये उधार दी हूँ, जो उन्होंने अभी तक नहीं लौटाया है। पर समय की नजाकत समझ क्रोध को भरसक दबाते हुए चुप रह गई। सुनैना की चुप्पी सूरज की अम्मा को खल गई। चेहरे का रंग थोड़ा फीका पड़ गया, पर कुछ संयत होकर उन्होंने धीरे से अगला प्रश्न पूछ लिया, गहना पाती तो पहले ही सबको बांटती होंगी क्या? सुनीता का दिमाग झंझना उठा। क्रोध से भर गई वो। ये सब कल ही आपको अम्मा से पूछ लेना चाहिए था, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इंतज़ार करिए, शायद अम्मा बोलने लग जाएं, तब आप सबसे पहले यही पूछ लीजिएगा। सुनैना के इस अप्रत्याशित जवाब से सूरज की अम्मा को निराशा हुई। वे मुंह बिचकाकर एक कोने में बैठ गईं। सुनैना खुश है, चलो छुट्टी मिली, अब नहीं पूछेंगी कुछ। अम्मा आंखें मूंदे बिस्तर पर लेटी हैं। सांस की गति कुछ बढ़ गई है। सांस लेते और छोड़ते समय घर घर की आवाज़ भी आ रही है। बेटे अम्मा को घेरे बैठे हैं। बहुएं रसोई में भोजन बनाने में जुटी हैं। थोड़ी थोड़ी देर पर अम्मा को भी देख जा रही हैं। गांव की महिलाओं का आना जाना शुरू है। चाचा जी आ गए हैं। उनके सामने सुनैना का कुछ भी नहीं चल रहा है। आंगन के एक कोने में लीप पोत कर वहाँ पर एक दरी बिछाकर अम्मा को लिटा दिया गया है।
बेटे बहू नाती पोते सब बारी बारी से अम्मा को तुलसी दल तथा गंगा जल पिला चुके हैं, पर अम्मा के प्राण न जाने किसके हाथ से गंगा जल पीने के लिए रुके हैं। जैसे ही कोई नातेदार रिश्तेदार अम्मा के मुंह में गंगा जल डालता है, वहाँ उपस्थित सभी जन बड़ी आतुरता से अम्मा को निहारते हैं कि शायद इस बार अम्मा अंतिम सांस लें, पर अम्मा है कि सांस पर सांस लिए जा रही हैं, गंगा जल काम नहीं आ रहा है। जब अम्मा के गले में गंगा जल उतरता है तो घट्ट करती हुई एक तेज डरावनी आवाज़ अम्मा के गले से निकलकर सुनैना को डरा जाती है। अम्मा को जल गटकने तक में तकलीफ़ हो रही है। घर का गंगा जल अब समाप्त हो गया है। गांव में कई घर हैं, कई लोग दौड़ पड़ते हैं अपने अपने घर से गंगा जल लाने। पुण्य का काम है ना। न जाने किसके घर के गंगा जल की आस हो अम्मा को। गांव के बच्चे तथा औरतें भी अम्मा को गंगा जल पिला रहे हैं। कौन जाने किसके हाथ से मुक्ति मिल जाए। चाचा की छोटी बहू बड़े शहर से आई है, बड़े घर की बेटी है, पढ़ी लिखी है, पर गांव में हाथ भर घूंघट निकाले अम्मा को पंखी झल रही है। चाचा गदगद हैं, उनका ध्यान अम्मा पर कम बहू पर अधिक है। घंटा भर से ऊपर हो गया, पर क्या मजाल कि पंखी नीचे रखी हो। गांव में ऐसी सभ्यता वाली बहू अब तक तो किसी के घर में ना आई। मधुरा की माँ चाचा से सहमत हैं। ये सब भाग का खेला है। सबके साथ अच्छा किए हो तो भगवान तुम्हारे साथ भी अच्छा कर रहा है। चाचा गर्व से फूल गए, चेहरे पर दिप दिप खुशी झलकने लगी। अम्मा घर घर करती हुई अभी भी लेटी हैं, आंखें बंद हैं उनकी। आंगन के कोने में गांव की कुछ औरतों के साथ चाची बैठी हैं। ऐसो इनारा के पास वाला आम खूब लदा है। अरे पूछो मत, गांव के लरिका और आंधी पानी से बच जाएगा तो समझो बोरों में टूटेगा। अचार तो उसी पेड़ के आम का अच्छा बनता है। इस बार 10-15 किलो खटाई भी उसी पेड़ के आम का छीलने का मन है। बड़ा गुदार आम है, सभी बड़े प्रेम से खाते हैं। अरे सूरज की माँ, भगत की तबीयत अब कैसी है? ठीक है, बरम बाबा की मार है। जब उठा के पटक दिए हैं तो 2-4 दिन तो ठीक होने में लगेगा ही। उनके ऊपर तो देवी की सवारी रहती है, बरम बाबा कैसे आए? अपने दर्द हो रहे घुटनों को हाथ से दबाते हुए चाची ने अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। अरे क्या कहें, भाई ने लवांग में झाड़ फूंक के खिला दिया। बस भगत का लवांग खाना कि पटकनी खाकर बेहोश होना। वो तो मुन्ना साथ गया था, उठाकर घर लाया। बस तब से घंटा 2 घंटा पर बरम बाबा की सवारी आ जा रही है। पीपल के नीचे बड़ी पूजा देने को बोले हैं। 2 जोड़ जनेऊ, 4 जोड़ खड़ाऊं, सब चढ़ाई तब कहीं जाकर शांत हुए हैं बरम बाबा। का कहें, जब अपने परिवार के लोग ही जड़ काटने पर उतारू हैं तो। जग्गी की घरवाली को पिछली रात बेटा हुआ है। जग्गी की माँ इस अवसर पर उदास बनने की लाख कोशिश कर रही हैं, लेकिन खुशी है कि लरजते हुए होंठों पर तैरी ही जा रही है। मधुरा की माँ ने उनकी ओर देखा तो वे तिलक उठी। रात भर जागी हूँ बहन, इसलिए औंधी लग रही है। सुनी तो होंगी कि जग्गी की दुल्हन को बेटा हुआ है। हाँ, कल सोहर की आवाज़ तो आ रही थी। किसको पड़ा है बच्चा? एकदम जग्गी की तरह है। बस समझ लो जग्गी छोटा होकर फिर से आ गया। चलो अच्छा हुआ, नाती को तेल बुकवा करने का सुख अब तुमको भी मिलेगा। हाँ बहन, तरस गई थी, सब आप लोगों का आशीर्वाद है। बड़ा चंचल निकलेगा बच्चा। रात में पैदा हुआ, सवेरे से आँखी घुमा घुमा कर टुकुर टुकुर ताके जा रहा है। सच बहन बड़ा सुंदर है, एकदम गोर भभू का। अंग्रेजों शर्मा जाएं उसकी गुराई से। अम्मा के गले की आवाज़ थोड़ी अधिक तेज हो गई। आंगन, कमरा और गलियारे में बैठे लोग मुंडी उठाकर एकदम सतर्क हो गए। सरला की महतारी चाची से पूछ रही हैं, काम क्रिया तो यहीं से करेंगे या शहर से करने का मन है? का पता, करना तो यहीं से चाहिए, पर कुछ कह नहीं सकते, सहराती हैं सब। अब जब मौत यहाँ से होगी तब काम क्रिया शहर से क्या करेंगे? मधुरा की महतारी धोती को माथे तक खींचते हुए धीरे से बोली, काहे नहीं, दाग वहीं जाकर दे सकते हैं। तुम्हारी तो सगी जेठानी है, तुम्हें तो पता होगा कि कहाँ से करेंगे। मुझसे कौन बताता है, चाची मुंह बिचकाते हुए बोली। वैसे चाची गहरे तनाव में हैं। दामाद आए हैं, कल बेटी की विदाई है। अगर मरनी करनी कुछ हो गई तो सूतक लग जाएगा। दामाद है कि मान नहीं रहे हैं, कुछ भी हो जाए कल विदा करा के ही जाएंगे। अरे मरनी करनी कुछ हो भी जाए तो लाश उठने के पहले ही बेटी की विदाई कर देना, मधुरा की माँ समझाती हैं। उनकी आंखें अब भीड़ में दामाद जी को खोज रही हैं। जब नहीं दिखे तो पूछ बैठी, वैसे दामाद जी हैं कहाँ, दिख नहीं रहे हैं? घर पर ही हैं
यहाँ कहाँ अशुभ में दामाद को ले आती। चाची जहाँ बैठी हैं वहीं टोकनी में सब्जी रखी है। अम्मा की बड़ी बहू से चाची परवल और मिर्ची मांगती हैं। घर में और किसी से तो ऐसी हालत में खाया नहीं जाएगा, किंतु दामाद के लिए तो भोजन बनाना ही पड़ेगा। पूरी सब्जी बना दूंगी। सब्जी लेकर चाची अम्मा को पंखा झलती अपनी बहू को इशारा की और धीरे से दोनों वहाँ से उठकर चली गईं। कोई बच्चा अम्मा को फिर गंगा जल पिला रहा है। अम्मा के गले से तेज आवाज़ निकलती है। सुनैना तड़प उठती है। बस करो, अब बंद करो ये सब नाटक। सुबह से लेकर अब तक 1 से 1.5 लीटर तक गंगा जल पिला चुके हो तुम लोग। डिब्बे की तलछटी का ये गंगा जल रेती बालू से भरा हुआ। इस नाजुक अवस्था में इतनी रेती बालू पचा पाएंगी अम्मा? कल मरने की तो आज ही मर जाएंगी। कोई डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाता? चीखी सुनैना। बड़ा बेटा डॉक्टर बुलाने दौड़ा। चाचा बड़बड़ाने लगे। 4 आखर पढ़ क्या लिए, लोग बौरा गए हैं। अब अंतिम बेला में डॉक्टर क्या करेगा भला? अरे चाचा, गौदान करवा दीजिए, वैतरणी उतर जाएंगी। मास्टर रघुनाथ ने चाचा को याद दिलाया। सोच तो मैं बहुत देर से रहा हूँ, लेकिन बछिया गांव में किसके घर है? कहते हैं बछिया का गौदान ज़्यादा फलित होता है। का चाचा भूल गए? पिछले महीने तो अपनी गैया ने बछिया दिया था। अरे हाँ यार, तो फिर तुम बेचोगे अपनी बछिया? बेचने का क्या है चाचा, मुझसे खरीद कर पंडित को दान कर दो। मैं पंडित से फिर खरीद लूँगा, गौदान भी हो जाएगा, बछिए का खूंटा भी नहीं सुना होगा। कह तो ठीक रहे हो, कितने में बेचोगे? अब मोल भाव का समय थोड़ी है चाचा, काकी का प्राण अटका है, दे देना 1000 रुपया, अधिक क्या बोलूँ। चाचा के नज़दीक आकर सिर खुजाते हुए रघुनाथ धीरे से बोले। 1000 रुपये? धर्म कर्म का काम है रघुनाथ, बछिया का सही दाम लगाने की क्या ज़रूरत है? तुम मुझे 1000 में बेचोगे, फिर पंडित से 100 रुपये में ख़रीद लोगे। 900 रुपये टेंट में दबाने का इरादा है? धीरे बोलो चाचा, ये सब सहराती अमीर लोग, थोड़ा हमें भी फ़ायदा हो जाएगा। आपके जेब से तो कुछ मांग नहीं रहा, हमको तुमको तो यहीं रहना है गांव में। समझ गया, जाओ बछिया खोल कर ले आओ। बछिया दरवाजे पर आ गई। चाचा अम्मा के बड़े बेटे से मास्टर रघुनाथ को 1000 रुपये दिलवा दिए। घंटा 1.5 घंटा और बीता। अम्मा के सांसों की आवाज़ और गति दोनों धीमी होने लगी। अब तक डॉक्टर भी आ गया। नाड़ी देखकर आँख की पुतलियाँ खोल कर जाँच किया और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। औरतें रोने चिल्लाने लगीं। अम्मा को बाहर लिटा दिया गया। बाहर अम्मा की चारपाई से कुछ दूरी पर 2-4 कुर्सियाँ लगी हैं। एक खटिया भी बिछी है जिस पर अम्मा के बेटे, चाचा तथा गांव के अन्य लोग बैठे हैं। चाचा ने जुबान खोली। अच्छा हुआ कि इस बार पेड़ पर कटहल खूब लदा है। कोहड़ा रामवरण के घर से आ जाएगा। तेरही में कटहल और कोहड़ा की सब्जी कर दिया जाएगा। गेहूँ तो 4 बोरा लग ही जाएगा पूरी कचौड़ी बनाने में। शाम गहराने लगी है। मौत का साया पूरे घर में साए साए बन्ना रहा है। सुनैना कमरे की खिड़की से खिड़की के बाहर चुपचाप लेटी अम्मा को निहार रही है। दिन भर अपनी एक एक सांस के लिए लड़ती अम्मा अब एकदम खामोश हैं। पता नहीं लड़ाई जीत कर या हार कर। अभी आप सुन रहे थे आशा पांडे जी की लिखी हुई कहानी अपनों के बीच। कहानी बहुत ही मर्मस्पर्शी थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।